Hello students, I am Sachin Srivastava, SCS Organic Chemistry Faculty of Resonance. Today we will discuss JEE main paper of 28 July first shift Organic Chemistry. यदि हम यहाँ पे बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे हम, जो क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हैं, जो स्टूडेंट्स की मेमोरी के बेसिस पे हम लोगों ने बनाए। जितना उन्हें याद रहा, जितने क्वेश्चंस वो दे पाए, तो ओवरऑल 8 क्वेश्चंस मिले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। यदि इन 8 क्वेश्चन को देखें तो इनको देखते हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा इजी साइड है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। पहला क्वेश्चन, एंजाइम इनहिबिटर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। तो इनने बताया है कि एंजाइम इनहिबिटर्स कितने तरह के हैं। एंजाइम की बात कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से आया है। 2 तरह के एंजाइम इनहिबिटर्स, जो एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि 2 तरह के होते हैं, एक कॉम्पिटिटिव और एक नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वो होते हैं जो ड्रग्स के साथ कॉम्पीट करते हैं, और नॉन मतलब जिस जगह ड्रग्स अटैक करती हैं, ये खुद ही ड्रग होता है, सबस्ट्रेट जिस जगह अटैक करते हैं उनके साथ जब ये कॉम्पीट करते हैं तो उनको हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं, और जिनके साथ ये दूसरी जगह अटैक करती हैं उनको हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। यहाँ पे 2 पोजीशंस होती हैं, 2 प्लेसेस होते हैं। मान लो ये एंजाइम है, इस पर कोई ड्रग आया जो इसको इनहिबिट करेगा, तो ये एक्टिव साइट कहलाती है। एक एंजाइम इनहिबिटर वो होता है जो एक्टिव साइट पर अटैक करता है, और इस जगह एक और साइट होती है जो इस जगह ना अटैक करके उसे कौन सी साइट बोलते हैं हम, एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। तो जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है बेटा, वो तो एक्टिव साइट पर अटैक करता है, जिसकी वजह से जो सबस्ट्रेट है वो इस पर अटैक नहीं कर पाता है। और जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो इस जगह अटैक ना करके दूसरी जगह पर अटैक करके इसकी शेप को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। और जब इसकी शेप डिस्टर्ब हो जाएगी तो जो दूसरा सबस्ट्रेट है जो इसके ऊपर अटैक करने वाला है वो इस शेप में फिक्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो इस शेप का है, तो इस शेप में फिक्स नहीं होगा, जिसकी वजह से वो इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो तो डायरेक्टली एक्टिव साइट पर अटैक करता है, और जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो एलोस्टेरिक साइट पर अटैक करता है। इसकी पूरी मैकेनिज्म एनसीईआरटी में गिवन है, टोटली क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया गया है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड टू एलोस्टेरिक साइट ना, मैंने अभी बताया आपको कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहाँ पे जाएगा, एक्टिव साइट पर, और जो नॉन कॉम्पिटिटिव है वो जाएगा एलोस्टेरिक साइट पर। तो जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ये एक्टिव साइट पर जाएगा, और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो कहाँ जाएगा, एलोस्टेरिक साइट पर। तो हम कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, सेकंड ऑप्शन के साथ। हो सकता है कि ऑप्शन ऊपर नीचे लिखे गए हों, आप तो ऑप्शन पे ध्यान दो कि वो ऑप्शन सही है जिसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात एक्टिव साइट पे की गई है और नॉन कॉम्पिटिटिव की बात एलोस्टेरिक साइट पे की गई है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। नेक्स्ट वन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस टाइम इंट्रोडक्शन में ही ये बातें आपको क्या कर दी जाती हैं, बता दी जाती हैं। इनने हमें कंपाउंड्स ले रखे हैं और क्लासीफाई कर रखा है कि कौन सा कंपाउंड क्या है। तो यदि हम इस कंपाउंड को देखें तो इसमें बहुत सारे कार्बन sp3 हैं, ये हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक का कोई ऑप्शन है नहीं इसको छोड़ के, तो ये हेट्रोसाइक्लिक है, और एज वेल एज ये नॉन प्लेनर है। ये भी हेट्रोसाइक्लिक है, तो ये कंपाउंड कैसा है, प्लेनर है, क्योंकि ये सभी कार्बन कैसे हैं, sp2 है। तो ये हेट्रोसाइक्लिक एज वेल एज नॉन प्लेनर। तो फर्स्ट के साथ जाएगा डी। ये कंपाउंड 2 साइकिल्स है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, 2 के साथ जाएगा बी। ये कंपाउंड एक ही कार्बन दोनों रिंग्स में कॉमन है, तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड स्पायरो कंपाउंड्स। तो थर्ड के साथ जाएगा ए। और ये तो हम जानते ही हैं सर, फ्यूरान है। यदि हम यहाँ पे देखें तो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, तो दिस वन इज कॉल्ड। फोर्थ के साथ जाएगा कौन, एरोमेटिक कंपाउंड दिया है कहीं, फोर्थ के साथ जाएगा सी। तो क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। जिसने ऑर्गेनिक की शुरू की 5-6 क्लासेस भी पढ़ी हैं वो इस क्वेश्चन को क्या कर लेगा, सॉल्व कर लेगा। नेक्स्ट वन, टेरिलीन। देखिए नाम चेंज कर दिया है। हम जानते हैं कि हम टेरिलीन को क्या बोलते हैं, हम लोग इसे डेक्रॉन बोलते हैं। डेक्रॉन याद रहता है, ग्लिप्टल और डेक्रॉन पॉलीएस्टर्स होते हैं।
डैक्रोन जो होता है वो टेरिथैलिक एसिड से बनता है। अब इसने होशियारी ये की है कि हम टेरिथैलिक एसिड याद करते हैं जो कि ये होता है। देखो IUPAC ने इसमें ऐसे पूछ लिया है, और ये इथाइलिन ग्लाइकॉल से मिलकर बना होता है। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल जो होता है वो ये होता है। तो इसने इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरिथैलिक एसिड ना लिख के ऑप्शंस में IUPAC नेम ले दिया है, जिससे कि ये मालूम पड़ जाएगा कि बच्चों को IUPAC नेम की नॉलेज है या नहीं है। तो इसका IUPAC नेम बेंजीन है, 1 पर और 4 पर कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो दिस वन इज़ कॉल्ड बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जबकि दिस वन ईथेन है, 1,2 ईथेन 1,2 डाईऑल। तो यहाँ पर 1,4 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों सही है। एंड ईथेन 1,2 डाईऑल, ये तो IUPAC नेम इसका ही गया। तो आंसर इज़ 1। डैक्रोन या क्या टेरेलिन एक ही बात है। डैक्रोन को ही हम क्या बोलते हैं, टेरेलिन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन। ये अच्छा क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल से है। इसमें आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दे रखा है और रिंग स्ट्रक्चर, पायरानोज स्ट्रक्चर पूछा हुआ है। इस तरह का स्ट्रक्चर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इंटर कन्वर्ट कर लेते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास एक कायरल सेंटर है, तो इसको हम इधर, इसको इधर और इसको इधर इवन चेंज कर सकते हैं हम। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, C, ये तो एज इट इज़ रहेगा, OH, ये भी एज इट इज़ रहेगा, HOH, OH, HOH। यहाँ पर क्या होगा, मैं सर H इस जगह आ जाएगा, CH2OH इस जगह आ जाएगा, हमने ऐसे लिख लिया। H इधर आ जाएगा, CH2OH इधर आ जाएगा, और ये इसके साथ ये O जुड़ जाएगा। तो इंटरचेंज हमने सिर्फ लास्ट वाले में किया है। अब हम इसको रिंग्स में बना सकते हैं। देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, और ये 6th है ऑक्सीजन। तो ओवरऑल 6 कार्बन की रिंग बनेगी। अब 6 कार्बन की रिंग बनेगी तो आपने फिशर कन्फिगरेशन यदि पढ़ा हुआ है तो ये हॉरिजॉन्टल पे जो होते हैं ये टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर होते हैं, ये इस तरह से होते हैं आपकी तरफ, और ये वाली जो लाइन है ये पीछे की तरफ है। जब हम इसको शिफ्ट करेंगे ऐसे तो ये वाले तो नीचे आएंगे और ये वाले ऊपर आएंगे। तो देखो ये ऑक्सीजन पहला ले लिया, पहला कार्बन OH, ये यदि हम इस तरह से शिफ्ट करेंगे तो OH नीचे आएगा, तो ये OH और ये OH नीचे आएंगे। देखो OH OH, ये नीचे ये ऊपर, OH H OH H, ये वाला OH ऊपर आएगा, ये वाला OH नीचे आएगा, ये H नीचे आएगा और CH2OH ऊपर आएगा। बस इसी का खेल था यहाँ पर, यही कंसेप्ट है। तो यहाँ पर H नीचे आएगा और CH2OH नीचे आएगा। तो यदि हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं तो ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये जितने भी OH OH हैं ये नीचे आएंगे, और जरूरी नहीं कि हम ऐसे बनाएं, क्योंकि रिंग में इसने ऐसे बना रखा है इसलिए मैंने आपको ऐसे बताया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और आप यदि ऐसे करेंगे तो ये सब ऊपर आ जाएंगे और ये सब क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो हमने इस तरह से इसलिए कराया क्योंकि स्ट्रक्चर हमें ऐसा दे रखा है। तो इसमें जो पहला स्ट्रक्चर है वो इसके साथ जाएगा। ऐसा हम तब कर पाएंगे जब हम, क्योंकि जब तक हम इनको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पे नहीं लेंगे तब तक ये पीछे नहीं जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इसका मतलब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पायरानोज में तो ये नीचे आएंगे और ये क्या आएंगे, ऊपर। तो इसमें जो पहला स्ट्रक्चर है वो सही है। ठीक है, बहुत सिखाया जाता है, जब भी बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाए जाते हैं तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना सिखाया जाता है, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन आता है। और पायरानोज, यदि ग्लूकोज का आएगा तो पायरानोज स्ट्रक्चर आएगा, यदि फ्रक्टोज का आएगा तो वो फिरानोज स्ट्रक्चर आएगा, 5 मेंबर्ड। नेक्स्ट वन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। आप यदि रिएजेंट्स, उसने नाम नहीं दिया है, रिएजेंट्स दिए हैं, और रिएजेंट्स दिए तो रिएजेंट से हमें रिएक्शन पहचाननी पड़ेगी ये कौन सी रिएक्शन है। एल्कीन्स चैप्टर से है, एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है। यदि आपको ध्यान हो तो ये मर्क्यूरिक एसीटेट है, और मर्क्यूरिक एसीटेट है तो ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है। अब आपने एडिशन ऑफ वाटर में 3 तरह से एडिशन पढ़ते हैं हम। एक कैटालाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर, एसिड कैटालाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर। जब एसिड कैटालाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर पढ़ते हैं तो उसमें हम कार्बोकेटायन फॉर्मेशन करते हैं, और कार्बोकेटायन फॉर्मेशन इस तरह से होता है कि उसमें हम रीअरेंजमेंट कर पाएँ। पर यहाँ पे एसिड कैटालाइज नहीं है। एसिड कैटालाइज के लिए हम डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं या H2H+ लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, और ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है।
रिएजेंट से हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर कराते हैं, पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होता है, रीअरेंजमेंट नहीं होता है। यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर होता है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर करते हैं, और मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में हम क्या करते हैं, मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर करते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ए इज़ फॉर्म बाय मार्कोनिकॉफ रूल एंड प्रोडक्ट बी इज़ फॉर्म बाय एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब यहाँ पे मार्कोनिकॉफ लग रहा है, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ लग रहा है, तो डेफिनेटली ए ही क्या है, सही है, क्योंकि ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है और ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा विदाउट रीअरेंजमेंट, और इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा विदाउट रीअरेंजमेंट। सीधे सीधे हम मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाकर वाटर का एडिशन करते हैं, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। तो जिसने पढ़ा है, थोड़ा सा भी पढ़ा है, तो उसके लिए क्वेश्चन सिंपल है। यहाँ पर एलिमिनेशन चैप्टर से है, एलिमिनेशन रिएक्शन से ये क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत पढ़ाया जाता है, अक्सर क्वेश्चन आता है। जब हम एलिमिनेशन कराते हैं तो हम दो तरह की एल्कीन्स बनाते हैं, एक सैटजेफ एल्कीन और एक कौन सा, हॉफमैन एल्कीन। कुछ रिएक्शंस जिसमें हम हॉफमैन एलिमिनेशन पढ़ाते हैं, तो उसी से है, क्योंकि इसमें क्वाटरनरी सॉल्ट मिल रहा है अमोनियम का, तो इस जगह जो हॉफमैन एल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। अब यदि हम यहाँ पे देखें तो ये लीविंग ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फ़ा कार्बन है और इधर तीनों अल्फ़ा होंगे, पर इन पे बीटा कार्बन नहीं है, तो इससे एच जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। या तो एच यहाँ से जा सकता है या फिर एच यहाँ से जा सकता है। अब जहाँ से भी हॉफमैन एल्कीन बनेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ से एच जाएगा तो इधर डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ से एच जाएगा तो इधर डबल बॉन्ड आएगा। ये मोर स्टेबल है तो ये सैटजेफ एल्कीन बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, हॉफमैन एल्कीन। इस सेक्शन में हॉफमैन एल्कीन जो बनता है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोडक्ट जो ए होगा ये हॉफमैन एल्कीन होगा, और बी जो होगा ये सैटजेफ एल्कीन होगा। तो प्रोडक्ट ए इज़ दिस, ये तो सैटजेफ एल्कीन है, जबकि ये हॉफमैन एल्कीन है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। प्रोडक्ट ए इज़ दिस, सर ये हॉफमैन एल्कीन है, जबकि बी वाला जो है ये क्या है, सैटजेफ एल्कीन है। तो सर ऑप्शन बी सही है। हम 2 के साथ जाएंगे, क्यों, क्योंकि इस सेक्शन में पार्शियल कार्बोनाइन कैरेक्टर आता है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल बनता है, जहाँ पे कार्बोनाइन ज़्यादा स्टेबल बनेगा, इसलिए यहाँ पे हॉफमैन एल्कीन जो बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन से ये क्वेश्चन आया है, अच्छा क्वेश्चन है, पर प्रोडक्ट नहीं पूछा है, मतलब हॉफमैन और सैटजेफ भी पूछा है कि कौन सा हॉफमैन है और कौन सा सैटजेफ है। एरोमेटिक कंपाउंड से ये क्वेश्चन आया है। सिक्वेंशियल रिएक्शंस हैं, रिएजेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। पूरा ही बता देता हूँ, देखो बेंजीन है, यदि बेंजीन के ऊपर हम पहला रिएजेंट देखें तो क्या है, CH3 CH2 CH2 Cl और AlCl3। फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ से जो कार्बोकैटायन बनेगा वो यहाँ प्लस आएगा, पर रीअरेंजमेंट होने पर 1 डिग्री से 2 डिग्री पर जाएगा, इसलिए यहाँ से हमें क्यूमीन मिलेगा। क्या मिलेगा, क्यूमीन। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई है, O2 के साथ। तो बहुत फेमस रिएक्शन है फिनॉल में, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बन जाता है। फिनॉल की प्रिपरेशन में पढ़ते हैं हम, यहाँ से क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बन गया। ये जो क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन, इसकी यदि हम H3+ के साथ हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हम जानते हैं कि हमें एक तो फिनॉल मिलता है और एक एसीटोन मिलता है। प्रिपरेशन में पढ़ाते हैं ऐसे हम फिनॉल की। तो ये जो बना है ना फिनॉल, वो ये कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि इसके साथ हम Br2CS2 की रिएक्शन करा रहे हैं। अब इससे हम 2 रिएक्शंस करा रहे हैं, एक हम इसको Br2CS2 दे रहे हैं, तो Br2CS2 जब हम देते हैं तो फिनॉल Br 2 जगह, एक पैरा पे जुड़ता है और एक ऑर्थो पे जुड़ता है, हमें ये मिला। सर ये मेजर प्रोडक्ट होता है। कैसा प्रोडक्ट होता है ये, मेजर। तो ये जो बी प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पे तो हम मेजर की बात करेंगे, तो ये तो हो गया बी। दूसरा K2Cr2O7 के साथ ये ऑक्सीडेशन करा रहा है,
जब ये K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन करता है तो पैरा बेंजोक्विनोन बनाता है। ऑक्सीडेशन स्पेशली पढ़ाया जाता है, सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ये पैरा बेंजोक्विनोन बनाता है। तो सर ये जो होगा ये होगा ए। अब पूछा क्या है, प्रोडक्ट ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली, ए जो है वो पैरा बेंजोक्विनोन है और बी जो है ये, तो इसका मतलब आंसर कौन सा जाएगा 1। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स है, यहाँ तक फिनॉल फॉर्मेशन हो रहा है, बेंजीन से फिनॉल कैसे बनता है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, इसमें क्यूमीन से स्टार्ट न, इसने बेंजीन से स्टार्ट किया तो यहाँ पे फिडक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन भी लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट हाइड्रोजन एटम हैज़ लोएस्ट वैल्यू ऑफ pKa। देखो इसमें ये इंडिकेट कर रखा है इनने, इसमें इस हाइड्रोजन के बारे में बात करनी है, इस कंपाउंड में इस हाइड्रोजन के बारे में बात करनी है और इस कंपाउंड में इस हाइड्रोजन के बारे में। अब इसने लोएस्ट pKa वो बोला है, यदि लोएस्ट pKa बोल रहा है इसका मतलब एसिडिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम एसिडिक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए इन सब ऑप्शंस में, तो हाईएस्ट एसिडिटी होनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि एसिडिटी किस बात पर डिपेंड करेगा सर, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पर। तो यदि हम पहला कंपाउंड लें और इसका कार्बन आयन बनाएं, ए का, पहले का कार्बन आयन बना रहा हूँ, कार्बन आयन बनाने का मतलब मैंने H+ हटा दिया, H+ हटाया तो बेटा यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH आएगा। दूसरे वाले का कार्बन आयन बनाया, क्या बनेगा, यहाँ पे CH नेगेटिव आएगा, COCH3 आएगा। इस जगह यदि हम देखें तो इस जगह ये रेजोनेंस में, ये इस जगह भी रेजोनेंस में है, ये इस जगह तो रेजोनेंस में है पर इस जगह रेजोनेंस में कम होगा क्योंकि यहाँ से क्रॉस कॉन्जुगेशन है। तो ये वाला नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डीलोकलाइज है या ये वाला, वैसा ये वाला, और ये ज़्यादा है तो इन दोनों में ये मोर स्टेबल है। अब यदि हम थर्ड और फोर्थ को भी देख लें तो थर्ड में देखो तो आप ये सिर्फ रेजोनेंस किसके साथ करेगा, COOH के साथ, क्योंकि pH तो है नहीं यहाँ पे। और फोर्थ में यदि हम देख लें तो ये रेजोनेंस सिर्फ किसके साथ करेगा, CO के साथ। तो एक बात तो क्लियर है कि थर्ड फोर्थ से ज़्यादा एसिडिक तो फर्स्ट और सेकंड है, क्योंकि यहाँ बेंजीन के साथ भी कॉन्जुगेशन है और फर्स्ट और सेकंड में मोर स्टेबल कार्बन आयन कौन सा बनना है, सेकंड। तो आंसर कौन सा जाएगा, सेकंड। ये वाला हाइड्रोजन जो होगा इट विल बी द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, और मोस्ट एसिडिक है तो इसका मतलब इसकी pKa वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में बच्चों से हमें 80 क्वेश्चन बन पाए, अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन आए हैं शायद ऑर्गेनिक के, पर 2 क्वेश्चन नहीं हो पाए कलेक्ट, याद नहीं रहे बच्चों को। तो 8 क्वेश्चंस में आप देखें तो बहुत इजी साइड है, 1-2 क्वेश्चन अच्छे हैं, जैसे बेंजीन में क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड फॉर्मेशन आ गया। तो आगे के लिए पढ़ के जाइए। ऑल दी बेस्ट फॉर एडवांस पेपर, क्योंकि मेंस तो हो चुका है और जिनका कल है मेंस उनको भी ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।